नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। हमारी श्रृंखला चल रही है यूपी पीसीएस प्री के लिए टेस्ट और आज है हमारा टेस्ट संख्या 3। इस टेस्ट को लगाएंगे आज हम। आप लोग इन टेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया कीजिए, ओके। आप जितना ज़्यादा टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपको देखना पक्का आपका उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा एग्जाम हॉल में। आप चीज़ों को गलत कम किया करेंगे, गलती आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। और पीसीएस के एग्जाम में आपके एक्यूरेसी का तो पता ही है कितना बड़ा रोल होता है। और ये टेस्ट आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। प्रश्न संख्या 1 को देख लेते हैं क्या लिखा है। भारत के लोक नियोजन से संबंधित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, सही बात है ये आर्टिकल 16 में। दूसरे में देखते हैं क्या लिखा है। भारत में विदेशी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में दिया है नागरिकता संबंधित प्रावधान है भाग 2 में, ये तो इजी सही था। इसमें देख लेते हैं नागरिकता के प्रावधान आते हैं हमारे भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक, ओके। आगे पढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 3 में लिखा है भारतीय संविधान के संदर्भ में बताने हैं अनुच्छेद और विषय। 5 में दिया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ये सही है हमारा। अनुच्छेद 6 में दिया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये है हमारा आर्टिकल 8 में। और आर्टिकल 6 में ना हमारे जो पाकिस्तान से आए हैं लोग उनके लिए, और आर्टिकल 7 में है जो पाकिस्तान, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए और 7 में चले गए, 6-7 आए गए, ऐसे ध्यान कर लेंगे, आए गए दोनों पाकिस्तान से, ओके। और 8 में हो गया हमारा भाई ये बाहर से आए होंगे नागरिक। इस प्रकार इसका आंसर होगा केवल एक सही है, यानी कि डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। ये देखिए 4 में लिखा है, फिर से वही आ गया। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता, सही बात है। 8 में दिया है पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले कुछ, नहीं ये गलत है। ये 7 हमारा हो गया था ना, 6-7 पढ़ा था हमने। 8 हमारा तो बाहर से आए हुए जो नागरिक थे उनके लिए नागरिकता का प्रावधान, ये हो गया इसका ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 में दिया है नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमन किए जाने से संबंधित प्रावधान है, हमारा आर्टिकल 11 में। और 10वें आर्टिकल में हमारा, इसमें जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उन सब में नागरिकता का होना, इनको अप्लाई करवाना नागरिकता को। 9 में दिया गया है जो भी व्यक्ति बाहर की नागरिकता लेता है, विदेशी नागरिकता, और उसकी मतलब भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है जो लेता है बाहर की नागरिकता, ओके। 8 में ऊपर पढ़ाई था हमने अभी, बाहर विदेश में रहने वाले नागरिकता है इसमें 8 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 में दिया है नागरिकता के अधिकार के विनियमन संबंधी प्राधिकारी है संसद, हमारा सर्वोपरि, क्योंकि संसद ही हमारी नागरिकता अधिनियम बनाता है या कोई भी संशोधन कर सकता है, इन्हीं के हाथ में है। आगे प्रश्न संख्या 7। 7 में लिखा है कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी उपबंध है, यह 5 से 11 इजी हो गए, हमने सब पढ़ लिया। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 5 में क्या था हमारा, 5 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। 6 में पाकिस्तान से आए नागरिकों के लिए नागरिकता, 7 में पाकिस्तान गए नागरिकों के लिए नागरिकता, 8 में दिया गया है विदेश में रहने वाले इंडियंस के लिए नागरिकता, 9 में दिया गया है जो विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो उनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, और 10 में दिया गया है जितने भी प्रावधान है उनको लागू करवाना है नागरिकता के, और 11 में दिया गया है इसके विनियमन जो संसद करती है, ओके। ध्यान रखेंगे इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और हाँ, एक और बात, आप इन सब चीजों को ना याद मत किया कीजिए, सिर्फ दोबारा दोबारा पढ़ा कीजिए, रिवीजन, ओनली रिवीजन के द्वारा ही आपके माइंड में सेट हो जाती है चीजें, ओके। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्ति के आधार है जन्म, वंश, देशीकरण। देशीकरण मतलब होता है कि कोई व्यक्ति इंडिया में लगभग 12 वर्ष तक अगर रह लिया तो उसको इंडिया की नागरिकता मिल जाती है, मतलब सही तरीके से रहा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसमें 3 होंगे, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। 9 में दिया गया भारत में निम्नलिखित में से जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्ति अपवाद कौन कौन से हैं। विदेश के राजनीतिक कर्मचारी के भारत में उत्पन्न होने वाले बच्चे, सही। शत्रुओं के अधीन भारत के किसी राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बच्चे, ये भी सही है भाई। ये दोनों हमारे ना अपवाद हो गए एक तरीके से,
क्योंकि नॉर्मली अगर हो तो इनकी भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे वे, अगर उनका बाहर जन्म हो रहा है या फिर विदेशी जो उसमें होंगे हमारे देशों में। इसमें ना ये तो 26 जनवरी 1950 के बाद से जब संविधान हमारा पूरा लागू हो गया था ना, उसके बाद से जो जन्म के आधार पे थे जितने भी लोग वे इंडियंस हो गए थे सब के सब। बट ये दो अपवाद छोड़ते थे और हमारा एक नागरिकता अधिनियम आया था 1986 में। इस अधिनियम में ये बोला गया था कि कोई भी अगर भारत में जन्मा इंसान है और उसके बच्चे भी भारतीय नागरिक होंगे। ओके, बस उस इंसान का भारत में जन्म होना अनिवार्य है। ओके, 10 का होगा, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 में दिया है नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता प्राप्ति के अधिकार पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समाविष्टि। देशीकरण बताया था 12 वर्ष वाला। और इसमें एक और फैक्ट है, इसमें ना अगर मान लो किसी ने शादी कर ली इंडियन से तो उसमें 7 वर्ष तक रहना होता है उसे। ओके, तो क्षेत्र समाविष्टि हो गया हमारा, जैसे गोवा और दमन द्वीप, ये दोनों जो हमारे हुए थे ना 1961 में इंडिया के क्षेत्र में शामिल, इनके जो नागरिकों को नागरिकता मिली थी वो इस क्षेत्र समाविष्ट नागरिकता के आधार पर मिली थी। ओके, तो इसमें तीनों होंगे, 1 2 3। इसमें होगा कौन पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है? यह भारत के नागरिक और नाबालिग बच्चे, सही है। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, 7 वर्ष वाला। ओके, ये भी सही है। भारतीय नागरिकों की पत्नियां, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, वह नागरिक पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देने से पूर्व कितने वर्ष भारत में रहना होगा? 7 वर्ष, बता दिया आपको ऊपर। आगे प्रश्न संख्या 13। इसमें दिया है एक व्यक्ति देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने योग्यता रखता है, वह है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं निर्दिष्ट है ना हमारी 14, उनमें से किसी एक को पर्याप्त ज्ञान हो उसको, वह अच्छे चरित्र का, ऑब्वियस सी बात है वह अच्छा तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसमें दिया है भारत की नागरिकता के समाप्ति के जो आधार है वे कौन कौन से हो सकते हैं? नागरिकता का प्रक्रिया खुद से त्याग दी भाई नागरिकता भारत की, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, ये भी सही है, और विदेशी व्यक्ति से विवाह करने पर। ये गलत है भाई, फिर तो इंडियंस का क्या होगा? तो इसमें 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वाला किन किन समुदायों को विशेष छूट प्रदान की गई थी? ये थी हमारी सिख और जैन को। ये जो हमारे जो बॉर्डर एरिया से अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, यहाँ से आए जितने भी प्रवासी है ना उनको भारत की नागरिकता दी गई थी 2019 वाले अधिनियम के तहत। मुस्लिम्स को नहीं दी गई थी क्योंकि उसका उनका ऑलरेडी है। तो 15 का आंसर होगा 1 और 2 बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। भारत ने ना ओवरसीज वाली ये योजना शुरू की थी 2005 में, और कौन से संविधान में संशोधन किया था? नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन द्वारा 2005 में शुरू की गई थी। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये किसी भी सरकारी नौकरी का अधिकारी नहीं होता, सही बात है। ये कृषि संपत्ति के मालिक होते हैं, नहीं, ये गलत है इसमें, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इनका मतलब है कि इसमें वो वाली कैटेगरी आ गई जो कि जिन्होंने विदेश की नागरिकता ले रखी है। ओके, तो इसके तहत संशोधन करके इसमें डाला गया था इसको। आप सोचोगे ऊपर भी बताया था ना, विदेश की नागरिकता जो ले लेते हैं उनकी तो समाप्त कर देते हैं इंडियंस नागरिकता, बट इस संशोधन के तहत ही तो इंडियंस के लिए जो भारतीय सरकार है उसने एक कार्ड जारी किए थे, उसके अंतर्गत आता है ये ओवरसीज इंडियन सिटीजन। ठीक है, जिनके पास ये स्पेसिफिक ये कार्ड होता है ना वे आते हैं इनकी कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती बनाम के, सबको पता है ये। 18 में दिया है भारतीय संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सही है। संसदीय प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, ये चारों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 19 में कहा गया है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है? ये था हमारा केशवानंद भारती बनाम। बट इन्होंने ना एक बात और कही थी कि तुम मूल संरचना को ठेस पहुंचाए बिना संशोधन कर सकते हो, बिना उसके नहीं कर सकते, वरना हम आएंगे बीच में। ओके, 20 में दिया है केशवानंद भारतीवाद में निम्नलिखित में से किस तत्व को संविधान की मूल संरचना में नहीं जोड़ा गया? ये था हमारा न्यायिक समीक्षा, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा को जोड़ा गया था। जी हाँ। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी शक्ति का पृथक्करण ये भी करा गया था, और संविधान की सर्वोच्चता तो थी इसमें, तो ये न्यायिक समीक्षा नहीं थी इसमें।
किस बात द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारतीय संविधान की मूल संरचना में जोड़ा गया? कल्याणकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कल्याण कौन करता है? भीम कार्टून। ओके, भीम सिंह जी मामला। भाई सिर्फ ये याद करने के लिए है, ये नहीं कि तुम दिल पे ले लो इस बात को। और एक मैंने आपको इंदिरा साहनी बताया था, नाम से ही साहनी बड़ा कोई कानून से रिलेटेड था। मिनर्वा मिल्स, मॉडर्न हिस्ट्री में मिल्स हड़ताल हुई थी, किसके लिए? हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के लिए हुई थी। ये हो गया। और केशवानंद भारती बनाम आपको पता ही है, संविधान की मूल संरचना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 में दिया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया था? ये था 13, 7-6 से जीते थे भाई बहुमत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 में दिया है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना की सूची में सम्मिलित है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सही, संसदीय प्रणाली है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, ये भी है, और कल्याणकारी राज्य, ये भी है। तो चारों सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 24 में दिया है, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शंकरी प्रसादवाद 1951 वाला, ओके, सज्जन सिंह वाद 1965 वाला जैसे मामलों में निर्णय देते हुए संसद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। सही बात है भाई ये, ओके। दूसरा पढ़ लेते हैं, संभवतः स्वतंत्र के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया, क्योंकि उस समय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी संसद सदस्य के रूप में सेवा कर रहे थे। भाई सही बात है ये भी, तो दोनों सही हो गए इसमें हमारे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 में दिया है, निम्नलिखित में से किस बाद में संसद को 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 वाला बनाने के लिए प्रेरित किया? ये था गोलकनाथ वाला, यानी कि 1967 वाला। मिनर्वा मिल्स हुआ था हमारा 1980, केशवानंद 1973। क्रोनोलॉजी में आते हैं ना ये सीधा, अब तो पीसीएस वाले भाई सनी पूछते हैं सीधा। शंकरी प्रसाद मामला 1951। ओके, आगे बढ़ते हैं 26 में क्या दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ये है 3, 2 में नागरिकता हो गई, 4 में नीति निर्देशक, और 4 क्या है में मौलिक कर्तव्य। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। 27 में दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा में सम्मिलित करता है। ये करता है केंद्र सरकार को, हाँ जी, राज्य विधानमंडल को भी करता है, और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे कि हमारे सेल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये इस टाइप की जो हमारी संस्थाएं हैं वे, जो कि संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, ये सब राज्य के अंदर आती है। तो 27 को होगा 1 2 3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 में दिया है, कौन से अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 13 जी करता है, 32 भी करता है, 51 नहीं करते, ये तो नीति निर्देशक तत्व के उसमें आ गया। 13 में हमारे बोला गया है कि वे सभी विधियां जो सरकार द्वारा बनाई जाएंगी वे सभी शून्य होंगी जो हमारे मूल अधिकारों को ठेस पहुंचाएंगी, ओके। और 32 में दिया गया है, 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जो राज्य वाला होता है वह है 226 में। इनको अधिकार होता है कि कोई भी ऐसी विधि जो हमारे मूल अधिकार को खत्म करने की ओर बनाई जाएगी उसको असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा। उनके अनुच्छेद है 32 और एचसी का 226 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, इसको होगा 1 और 2 बोथ, ए सही। 29 में दिया है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी विधि के समक्ष समता से वंचित नहीं किया जाएगा। सही भाई, सही बात है भाई। ये विधि के समक्ष समता से आशय है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 में दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारतीय संविधान राज्य के द्वारा विभेद का प्रतिषेध करता है? ओके, ये होगा मूलवंश के आधार पर और जन्म स्थान, नागरिकता के आधार पर नहीं भाई, नागरिकता तो हर भारतीय के पास है ना मोस्टली। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि हमारा संविधान अगर राज्य इन इन चीजों में कोई विभेद करेगा तो संविधान उसको मना करेगा कि तुम गलत कर रहे हो। नागरिकता में तो नहीं करेगा ना, नागरिकता में कोई क्यों करेगा विभेद। इसका आंसर होगा 1 और 2 बोथ। 31 में दिया है, युग्म कौन सा सही है वो बताना है। अनुच्छेद 16 एक नियोजन संबंधी विषयों में
अवसर की समता, यही सही है। ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, तो बाकी तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 16 नियोजन के संबंध में विदेश से प्रतिषेध, ये है हमारा मूल वंश के आधार पर प्रतिषेध। ओके, और 16(4) क्या क्या है, ये इसमें SC/ST के आरक्षण से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। कथन पर विचार करना है। पहला दिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में अस्पृश्यता है, नहीं 17 में है। इजी है तो गलत हो जाएगा। पहले अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये बात सही है हमारी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। इसमें दिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 उपाधियों से अंत से रिलेटेड है, सही है। राज्य, सेना, विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि नहीं दी जाएगी, ये भी सही है हमारा। और इसमें ना एक और भी है, मान लो किसी को बाहर से कोई मानक उपाधि मिल रही है तो उसके लिए पहले उसको राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी। ओके, 33 को हो गया सी सही। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत मूलतः 6 मूल अधिकार थे, ध्यान से देखिए, थे लिया है। कितने थे? 7 थे। अब तो खैर 6 ही है, बट 7 थे, तो ये गलत हो गया। संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण, विक्रय के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। ये किया गया था हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। आर्टिकल 31 क्या ध्यान है ना आपको, वो वाला, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि दोनों सही है, दोनों गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, न तो एक और न ही दो। 35 में दिया है उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किस किस को शामिल किया है। व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, सही। सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार, ये भी सही। हड़ताल की स्वतंत्रता है, नहीं। हमें प्रदर्शन और विरोध करने की स्वतंत्रता है, पर हड़ताल के नहीं है। हड़ताल से मतलब क्या होगा कि हम किसी का कार्य बाधित कर देंगे, कार्य बाधित करना, उसको कार्य न करने देना, ना खुद करना, तो ये तो गलत होगा ना, तो हड़ताल की नहीं है, खाली 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का आधार नहीं है। इसका मतलब वे ढूंढने हैं जिन पर प्रतिबंध है, यानी कि न्यायालय के मानने पर है, सही। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध करने पर प्रतिबंध है, ये भी सही। नैतिकता की स्थापना, नैतिकता की स्थापना नहीं है, तो इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं। तीनों गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं। नैतिकता की स्थापना वैसे दे तो रखा है संविधान में कि इस पर प्रतिबंध है, बट होना नहीं चाहिए। ओके, तो इसकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न संख्या 37 में दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सही बात है भाई ये। दूसरा है राज्य का अधिकार है कि वह विशेष प्रकार के व्यवसायों के लिए तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षण की अहर्ता निश्चित कर सके, ये भी सही है। राज्य तो डिसाइड करेगा ना भाई कि AI वगैरह जितनी भी हमारी मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से योग्यता दी जाए। 37 को होगा 1 और 2, ऑप्शन ए सही। 38 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल का आधार है बाह्य आक्रमण, सिर्फ बाह्य आक्रमण ही है, बाह्य आक्रमण हो या युद्ध की स्थिति हो। ओके, सिर्फ यही एक है। वित्तीय स्थिरता नहीं है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। 39 में दिया है अनुच्छेद को संबंधित उपबंध से मिलान करना है। अनुच्छेद 20(1) है हमारा भूत लक्षी दंडित विधियों से संरक्षण, और 20(2) है हमारा दोहरे दंड से संरक्षण। 2 से आप याद रख सकते हैं दोहरे दंड से संरक्षण। ओके, और 3 है 20 का 3 में है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, ये सही है हमारा। 1 और 2 इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। 40 में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राणों दैहिक वाला के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ये बात सही है भाई। भारत का उच्चतम न्यायालय व्यक्तियों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों को संवैधानिकता पर विचार नहीं करता है भाई जब हमारे दैहिक वाला हमारे मौलिक अधिकारों में आ गया तो इसका संरक्षण करता तो हमारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ही है, तो ये तो गलत हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 41 से। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप UPSC नट लर्निंग ऐप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।